स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि ये जो है यूनिट नंबर 2 जो है ना सेकंड वीडियो लेक्चर है, पार्ट नंबर 2। तो पहले वीडियो लेक्चर में मैंने जो है ना पहला पार्ट एक्सप्लेन किया है, एंटीबायोटिक्स एंड टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो जो वो टाइप्स है वो अब यहाँ पे एक्सप्लेन में मैं इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो पहला हमारा एंटीबायोटिक है वो क्या है? पेनिसिलिन। ठीक है। तो पेनिसिलिन इज वाइडली यूज टू ट्रीट सर्टेन इन्फेक्शन सच एज स्किन इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। ठीक है। और जो मैंने उस वीडियो लेक्चर में बताया था कि एंटीबायोटिक के टू टाइप्स होते हैं। एक होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड एक होती है शॉर्ट स्पेक्ट्रम। ठीक है। तो अब जो पेनिसिलिन है ना वो जो है ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, मीन्स के नेगेटिव बैक्टीरिया एंड पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए हम पेनिसिलिन का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो अब पेनिसिलिन हम यूज कहाँ कर सकते हैं? यूज और ट्रीटमेंट पेनिसिलिन की कब होती है? तो जब स्किन इन्फेक्शन हो जाए, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए, तो हम उस कंडीशन में जो है ना पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं कौन सी एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन। ठीक है। सम वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ द पेनिसिलिन इंक्लूड्स, कुछ जो है ना पेनिसिलिन के जो टाइप्स हैं वो एमोऑक्सिलिन, फ्लोक्सोसेलिन, ये क्या है? ये पेनिसिलिन के टाइप्स हैं। ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है। तो अब पेनिसिलिन अपना काम कैसे करती है? जब पेनिसिलिन हम एडमिनिस्टर करते हैं किसी पेशेंट को, तो वो उसकी जो इन्फेक्शन होते हैं, तो वो जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है तो वो कैसे डिक्रीज करती है? ठीक है। तो बाइंडिंग टू बी, ठीक है। तो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन सेल वाल सिंथेसाइज इम्पायरमेंट कर देती है। ठीक है। मीन्स के जो सेल बैक्टीरिया की सेल वाल होती है तो उनसे जो है ना पेनिसिलिन बाइंडिंग करती है। ठीक है। और बाइंडिंग करके उसकी जो सिंथेसाइज होती है वो एम्पायरमेंट कर देती है, मीन्स कि उसकी जो सिंथेसाइज है वो डिक्रीज कर देती है, ताकि जो है ना मजीद उसकी ग्रोथ ना हो। ठीक है। और इन्फेक्शन ग्रो ना हो सके। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोलाइसिस मीन्स कि उस सेल की लाइसिस करवा देती है, ब्रेकडाउन ऑफ द सेल हो जाता है। एंड म्यूटेशन इन बीपीपी, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन रेजिस्टेंस हो जाता है। उस वजह से जो है ना बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करता, इन्फेक्शन बढ़ते नहीं है। ठीक है। ये क्या है? ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द पेनिसिलिन है। ठीक है। तो पेनिसिलिन कैसे हमारी बॉडी में जो है काम करती है। उसके बाद है एडवर्स इफेक्ट्स। एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं? जो अनएक्सपेक्टेड जो इफेक्ट्स होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्स इफेक्ट। ठीक है। तो माइल्ड नोजिया हो जाती है पेनिसिलिन की वजह से। ठीक है। तो वोमिटिंग होती है, डायरिया होता है, सोर टंग और माउथ। ठीक है। ये भी एक सिचुएशन होती है। तो ये भी हो जाती है। फीवर होता है, पेन एट इंजेक्शन साइट, जहाँ जहाँ जिस साइड पे जो इंजेक्शन लगाती है तो उस उस साइड पे जो पेन होता है। ठीक है। ये क्या है? ये एडवर्स इफेक्ट ऑफ द पेनिसिलिन है। ठीक है। अराउंड 1 to 15 people will have an allergic reaction after taking penicillin, and very small number of people will develop a severe allergic reaction, एनाफाइलेक्सिस। ठीक है। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि 15 में से एक पेशेंट को जो है ना पेनिसिलिन क्या करती है? एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करती है। मींस के हमने क्या किया, 15 जो है ना पीपल्स को पेनिसिलिन इंजेक्ट कर दी। ठीक है। तो 15 में से 1 की चांस है, रिस्क फैक्टर है कि 15 में से जो है ना 1 को जो है ना एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। एंड वेरी नंबर ऑफ पीपल विल डेवलप सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। अब उसको जो होगा तो वो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? एनाफाइलेक्सिस। ठीक है। जो पेनिसिलिन की वजह से एलर्जिक रिएक्शन होते हैं तो उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? एनाफाइलेक्सिस। ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू लेट योर डॉक्टर और द हेल्थ प्रोफेशनल ट्रीटिंग यू नो इफ यू थिंक यू may हैव एलर्जिक टू पेनिसिलिन। ठीक है। अगर आपको एनाफाइलेक्सिस हो गया है पेनिसिलिन की वजह से, तो आप अपने जो है ना डॉक्टर को या प्रोफेशनल जो हेल्थ प्रोफेशनल है उससे डिस्कस करें, कि उनको बताएं कि जो मुझे पेनिसिलिन की इंजेक्शन की के हिसाब से जो है ना एलर्जिक रिएक्शन हो गया है, तो वो आप उससे कंसल्ट लें। ठीक है। इन अदर प्रॉब्लम विथ पेनिसिलिन इज दैट सम स्ट्रेन्स ऑफ द बैक्टीरिया हैव बिकम रेजिस्टेंट टू इट बिकॉज इट हैज बीन वाइडली यूज्ड। ठीक है। इन इस पेनिसिलिन का जो दूसरा प्रॉब्लम है वो कौन सा है? कि जो स्टेन बैक्टीरिया होते हैं उस वजह से जो है पेनिसिलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है, तो पेनिसिलिन को जो है अब वाइडली यूज किया जाता है। ठीक है।
मीन्स के पेंसिलिन का जो यूज है वो कम किया जाता है। अब कंट्रा इंडिकेशंस कौन सी हैं, तो किस सिचुएशन में हम कौन से पेशेंट्स को जो है पेंसिलिन जो एडमिट नहीं कर सकते, पेंसिलिन सब्सक्राइब नहीं कर सकते, तो उसके क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी टू पेंसिलिन। ठीक है, अब जिस पेशेंट को जो है ना हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, ये जब इम्यून सिस्टम का रिस्पांस बढ़ जाता है, मींस के अनएक्सपेक्टेड और एक्सरगोडेटेड रिएक्शन हो जाता है इम्यून सिस्टम का, तो उसको क्या कहते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, तो सेफिलोस्पोरिन ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ये भी उस पेशेंट को, हाइपर सेंसिटिव वाले पेशेंट को नहीं देंगे। ठीक है, प्रिकॉशंस, रीनल डिजीज वाले पेशेंट को भी जो है एहतियात करेंगे। प्रेगनेंसी कैटेगरी सी, लैक्टेशन जो फीडिंग मदर्स होती हैं या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज वगैरह जो भी ये होती हैं, तो इनको जो पेंसिलिन देनी है तो वहां पे प्रॉपर जो है प्रिकॉशंस को फॉलो करना है। ठीक है, ताकि जो है एलर्जिक रिएक्शन ना हो सके। एडुकेटिंग द पेशेंट एंड फैमिली। ठीक है, तो अब नर्स का काम क्या है, तो पेंसिलिन के बारे में या एंटीबायोटिक्स के बारे में जो है ना पेशेंट या उसकी फैमिली को एडुकेट करें, बताएं। कंप्लीट द फुल कोर्स ऑफ द थेरेपी, उसको जो है ना प्रॉपर वो जो है ना अपनी थेरेपी करें और ट्रीटमेंट करें। डू नॉट स्टॉप द ड्रग अनलेस डायरेक्टेड, डू सो दे प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, उसके बाद टेक द ड्रग एट द प्रिस्क्राइब टाइम ऑफ डे। ठीक है, मीन्स कि वो अपने टाइम पे जो है ना ड्रग लें। टेक ईच डोज विथ फूड, फूड मीन्स के जो ड्रग लें तो उसके साथ खा मीन्स के वो जो है ना फूड लें। ठीक है, इफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट अकर्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, अवॉइड ड्रिंकिंग अल्कोहल बेवरेज व्हेन टेकिंग द सेफलोस्पोरिन एंड फॉर 3 days। अगर कोई पेशेंट जो है ना सेफलोस्पोरिन या पेंसिलिन को जो है ना इनटेक कर रहा है, तो वो अल्कोहल ड्रिंकिंग से अवॉइड करे। नोटिफाई द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली इफ एनी वन आर मोर ऑफ द फॉलोइंग अकर्स। ठीक है, अब ये जो नीचे वाले जो आपको साइन सिम्टम हो रहे हैं, तो आप अपने जो है ना डॉक्टर से या जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है तो उससे बात करें। जैसे कि वोमिटिंग हो गई, स्किन रशेज हो गए, हेवीज हो गया, आर्टिकेरिया हो गया, सीवियर डायरिया हो गए, विजाइनल और विजाइना एनल इचिंग मीन्स के वो खारिश वगैरह हो गई, तो सोर्स इन द माउथ। ठीक है, तो ये सारी जो सिम्टम्स हैं, तो आप जो है ना अपने जो डॉक्टर से कंसल्ट करें, उससे बात करें, उसको बताएं कि मुझे ये साइन सिम्टम हो रहे हैं। ठीक है, स्वेलिंग अराउंड द माउथ, आईज, ब्रीथिंग डिफिकल्टी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस सच एज नोजिया। ठीक है, nausea, vomiting and diarrhea. Do not take the next dose of the drug until the problem is discussed with the प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, अगर ये सारे प्रॉब्लम आपके पास हैं जो चल रहे हैं, तो अगर आपको दूसरा डोज नहीं लेना जब तक डॉक्टर आपको उस प्रॉब्लम को जो है ना सॉल्व ना करे। ओरल सस्पेंशन कीप द जो ओरल सस्पेंशन होते हैं तो वो रेफ्रिजरेटर पे रखें ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे। और जो भी ड्रग्स हैं या जो भी सस्पेंशंस होते हैं, जैसे ब्रोफिन हो गई या म्यूकेन हो गई, जो भी सिरप्स वगैरह होते हैं, तो वो इनटेक करने से मीन्स के वो लेने से पहले उसको प्रॉपर चेक करें। ठीक है, ये क्या है, ये एजुकेटिंग द पेशेंट्स एंड फैमिली मीन्स के ये जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं, तो ये उनको बताते हैं उसकी फैमिली को या पेशेंट को, तो ये रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी क्लास है एंटीबायोटिक की, जिसको कहते हैं सेफ्लोस्पोरिन। ठीक है, सेफ्लोस्पोरिन आर बेस्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक व्हिच मींस दे आर इफेक्टिव इन ट्रीटिंग एंड वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग मोर सीरियस इन्फेक्शन सच एज सेप्टिसीमिया, निमोनिया, मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो सेफीस्पोरिन क्या है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, विच मीन्स दे आर इफेक्टिव इन ट्रीटिंग वाइड रेंज, मीन्स कि ये वाइड रेंज के लिए हम यूज करते हैं। एंड इन्फेक्शन जो सीरियस और क्रोनिक जो केसेस होते हैं, तो वहां पे सेफीस्पोरिन का यूज किया जाता है, जैसे सेप्टिसीमिया, इन्फेक्शन ऑफ ब्लड हो गया, निमोनिया हो गया, या मेनिंजाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ द
आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो ड्यूरामेटर, पावामेटर, आर्कॉइड मेटर्स, जो 3 लेयर्स होती हैं, तो उनके इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में भी हम सेफलोस्पोरिन यूज करते हैं। ठीक है, अब इंडिकेशन एंड यूज मीन्स कि हम किस जगह पे जो है सेफिलोस्पोरिन एंटीबायोटिक को यूज कर सकते हैं। स्ट्रेप्टोकोक्साई, स्टेफिलोकोक्साई, गोनोकोक्साई, साइजिला एंड कोल्ड्रोस्टेडिया। ठीक है, ये क्या है? दीज आर द नेम ऑफ द बैक्टीरियाज, आइदर पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम और आइदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी हैं। ठीक है, तो ये इन्फेक्शन काज करते हैं, डिजीज काज कर सकते हैं। तो जब ये जो भी डिजीज काज करते हैं, तो हम इनकी ग्रोथ को डिक्रीज करने के लिए सेफिस्पोरिन एंटीबायोटिक देते हैं। ठीक है, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलिटिस, ओटिस मीडिया। ठीक है, मीन्स के इन्फ्लामेशन ऑफ द फेरेंक्स, इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल्स, और जो इन्फ्लामेशन ऑफ द ईयर्स होती है, जो ईयर्स मीन्स के जो हेयरिंग में इशू हो जाता है, तो ये क्या है? इस कंडीशन में भी हम सेफ्लोस्पोरिन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेप्टिसीमिया एंड गोनेरिया, निजेरा गोनेरा हो जाता है। ठीक है, सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस मीन्स के सर्जी जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं, तो उससे पहले भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इन्फेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्किन, बोन एंड जॉइंट्स इंजरी, ट्रैक्ट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इन सारी सिचुएशन में जो है ना हम इंडिकेट करते हैं, यूज करते हैं किसको? सेफ्लोस्पोरिन एंटीबायोटिक को। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है सेफ्लोस्पोरिन का? इफेक्ट द बैक्टीरियल सेल वॉल। सबसे पहले ये क्या करती है कि ये इनहेबिट करती है सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया को। ठीक है, ताकि वो जो है ना मजीद ग्रोथ ना करे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया ना हो, इन्फेक्शन बढ़े ना। ठीक है, बैक्टीरिसाइडियल है, मीन्स कि ये क्या करती है? बैक्टीरिया को किल करती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहेबिट नहीं करती। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एंटीबायोटिक के 2 क्लास हैं, एक बैक्टीरिसाइडियल एंड ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म बैक्टीरिसाइडियल एंड एंटी बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, तो जो बैक्टीरिसाइडियल होते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। ठीक है, और बैक्टीरियोस्टैटिक जो होते हैं, तो वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिक्रीज करते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, सेम एज पेंसिलिन, मीन्स कि ये ऐसे ही काम करती है जैसे पेंसिलिन काम करती है। ठीक है, इसके एडवर्स इफेक्ट कौन से हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, जीआईटी डिसऑर्डर हो गए, हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, ये भी हाइपर सेंसिटिविटी केस में हम सेफ्लोस्पोरिन नहीं दे सकते। ठीक है, डायरिया हो गई, वोमिटिंग हो गई, स्किन रैशेस वगैरह हो गए, तो इन कंडीशन में भी हम सेफ्लोस्पोरिन नहीं दे सकते। कंट्राइंडिकेशन हाइपर सेंसिटिविटी सेफ्लोस्पोरिन पेनिसिलिन। ठीक है, मीन सेम ही बात जो हमने पहले ही डिस्कस की है कि हाइपर सेंसिटिविटी में भी सेफ्लोस्पोरिन नहीं दे सकते। ठीक है, प्रिकॉशंस क्या है? यूज सेफ्लोस्पोरिन कंटिन्यूसली इन रीनल और हेपाटिक इम्पायरमेंट। जो सेफ्लोस्पोरिन है उसको कंटिन्यूसली यूज करना है, जो किडनी पेशेंट है या जो लिवर पेशेंट है। ठीक है, उनको उनको जो है ना मीन्स के जो है ना प्रिकॉशंस फॉलो करने पड़ेंगे। इन पेशेंट्स विद ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, वो पेशेंट्स जिसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, इन प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, वो जो लैक्टिंग मदर होती है और प्रेग्नेंट वुमेन होती है, तो उन केस में भी जो है ना इसकी प्रॉपर प्रिकॉशंस वो मीन्स के फॉलो करेंगे। एंड प्रेगनेंसी कैटेगरी बी, ठीक है, तो प्रेगनेंसी कैटेगरी बी में भी इसको दे सकते हैं। ठीक है, ये थर्ड क्लास है, जो है ना थर्ड टाइप है एंटीबायोटिक का, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। ठीक है, जो बैक्टीरिया में प्रोटीन होती है ना, जो राइबोसोम्स 30S होता है, तो ये उसको क्या करता है? उसको डिक्रीज कर देता है, उसको इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स आर टाइप ऑफ एंटीबायोटिक दैट यूज टू द वाइडली prescribed until it was found that they could cause both डैमेज टू हियरिंग एंड किडनी। ठीक है, अब ये क्या है कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? ये टाइप ऑफ एंटीबायोटिक है जो कि वाइडली यूज किया जाता है, बहुत रेयर केसेस में यूज करते हैं। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड अंटिल इट वाज फाउंड। ठीक है, दे आर कुड काज बोथ, मींस कि ये डैमेज कर सकता है हेयरिंग को भी, किडनी को भी। मींस जो हेयरिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इस वजह से हो सकते हैं, एंड किडनी भी फेलियर हो सकती है अगर डोज हाई हो गया अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स का। तो ठीक है, because of this they tend now to be used only to treat very
सीरियस इलनेस सच एज मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो अब ये नॉर्मल सिचुएशन में हम नहीं दे सकते, कोई नॉर्मल इन्फेक्शन है तो उसमें ये अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक नहीं दे सकते। इलनेस है, कोई सीरियस इलनेस है या मेनिंजाइटिस के केसेस वगैरह हैं तो उसमें हम इसका यूज करते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का, ठीक है। Aminoglycosides break down quickly inside the digestive system, though, so they have to given by injection or as a ईयर और आई ड्रॉप्स, ठीक है। जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक होती हैं तो वो इमीडिएटली क्विकली जो है ना ब्रेक डाउन कर देती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो इस वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है डिस्टर्ब कर देती हैं। तो इस वजह से जो क्या कहते हैं ये इंजेक्शन देते हैं या ट्रॉपिकल वे से जो है ना मेडिकेट एडमिनिस्टर करते हैं, जैसे कि नो आई ईयर हो गया, आई हो गई, ड्रॉप्स वगैरह ये डालते हैं, ठीक है। द मोस्ट वाइडली यूज अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स इन इंग्लैंड इज जेंटामाइसिन, ठीक है। जो इंग्लैंड में मोस्ट कॉमन यूज होता है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स वो क्या है, जेंटामाइसिन, ठीक है। सिस्टमेटिक इंक्लूड्स स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, केनामाइसिन, एमिकामाइसिन, एमिकेन, ये क्या है, ये सिस्टमेटिक इंक्लूड्स हैं। और टॉपिकल इंक्लूड्स कौन सी हैं, जो नियोमाइसिन, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, बैक्टीसाइडियल है, जो ये बैक्टीरिया को किल कर देता है, ठीक है। बाय ब्लॉकिंग स्टेप इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक कर देता है, स्टॉप कर देता है। नेसेसरी फॉर बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन, जो कि बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत जरूरी होती है। डिस्टर्ब द फंक्शनल एबिलिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन जो होती है तो उसकी जो एबिलिटी होती है वो फंक्शन परफॉर्म कर सके तो वो जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं तो वो इसकी जो है ना वो सारी जो एबिलिटी हैं वो डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। इसका यूज क्या है, अगेंस्ट जर्म नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सप्रेसिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, ओरल अमाइनोग्लाइकोसाइड्स केनामाइसिन एंड नियोमाइसिन प्रीऑपरेटिवली टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बैक्टीरिया नॉर्मली प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन, ठीक है। तो अब जो ओरल अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के टू क्लास होते हैं, केनामाइसिन एंड नियोमाइसिन, तो हम ऑपरेशन से पहले जो है पेशेंट को देते हैं ताकि जो बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में होते हैं तो वो किल हो जाते हैं, ठीक है। ऑपरेशन से पहले इन दोनों का यूज किया जाता है, ठीक है। ओरल केनामाइसिन, नियोमाइसिन एंड पेरोमाइसिन इन हेपाटिक कोमा में भी ये इनको दिया जाता है, ठीक है। इसके एडवर्स इफेक्ट कौन से हैं, टोटोटॉक्सिसिटी मींस के जो है ना वो ईयर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी मींस के इन जो नेफ्रॉन के डिसऑर्डर हो सकते हैं। न्यूरोटॉक्सिसिटी नर्वस सिस्टम, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड, ठीक है। ये क्या है, ये एडवर्स इफेक्ट हैं किसके, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक के, ठीक है। कंट्रा इंडिकेशंस मींस के किस कंडीशन में नहीं देनी, हाइपर सेंसिटिविटी टू अमाइनोग्लाइकोसाइड्स नहीं देनी। द अमाइनोग्लाइकोसाइड शुड नॉट बी गिवन टू द पेशेंट्स रिक्वायरिंग लॉन्ग टर्म थेरेपी, अगर किसी को लॉन्ग टर्म थेरेपी मींस के लॉन्ग टर्म ट्रीट करनी है तो उसको भी हम अमाइनोग्लाइकोसाइड्स नहीं दे सकते। यूज ऑफ दी स्ट्रेप्टोमाइसिन फॉर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, अगर कोई पेशेंट है टीबी का तो उसकी जो है ना लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चल रही है तो उसको हम स्ट्रेप्टोमाइसिन, एक क्लास है किसकी, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की, उसकी हेल्प से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये कंट्रा इंडिकेशंस हैं। अब इसकी प्रिकॉशंस क्या है, रीनल फेल्यूर, डोजेज एडजस्टमेंट में भी नेसेसरी, ठीक है। तो जो रीनल फेल्यूर होते हैं तो उनका डोजेज का बहुत ख्याल करना पड़ता है कि ताकि डोज हाई ना हो सके तो उसका जो है ना किडनी मजीद जो है ना फेल्यूर की तरफ ना चली जाए। पेशेंट्स जिससे न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स तो उनको अभी बहुत ख्याल करना है, जो एल्डर है उसका भी बहुत ख्याल करना है, ठीक है। ये क्या है, प्रिकॉशंस हैं। टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन और अनदर टाइप ऑफ द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, तो मैंने बहुत बहुत इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को एक्सप्लेन किया है, अब इसकी नीड नहीं है इसको बताने की। दैट कैन बी यूज टू ट्रीट अ वाइड रेंज ऑफ द इन्फेक्शंस, अब इसको भी जो टेट्रा साइक्लिन एंटीबायोटिक को भी हम वाइड रेंज ऑफ द इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। दे आर कॉमनली यूज टू ट्रीट सीवियर एक्नी एंड कंडीशन
कॉल्ड रोसिया विच कॉज फ्लशिंग ऑफ द स्किन एंड स्पॉट्स, ठीक है। तो अब जो टेट्रासाइक्लिन है ना, वो इसको हम मोस्ट कॉमन जो है ना यूज करते हैं सीवियर एक्नी या कंडीशन जिसको रेसिका कहते हैं, एंड इसके जो फ्लशिंग फ्लशिंग ऑफ द स्किन एंड स्पॉट्स हो जाते हैं, जो स्पॉट्स हो जाते हैं हमारी बॉडी में, स्किन में, तो उस कंडीशन में जो है ना, उस रिएक्शन में हम टेट्रासाइक्लिन को यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके एक्शन क्या है? इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या है? टेट्रासाइक्लिन इज अ प्रोटीन सिंथेसाइज इनहिबिटर है, मींस कि जो बैक्टीरिया में प्रोटीन फॉर्मेशन होती है तो उसको इनहिबिट कर देती है, ठीक है। बैक्टीरियोस्टैटिक है, मींस कि ये इनहिबिट करती है बैक्टीरिया की ग्रोथ को, लेकिन प्रॉपर किल नहीं करती। रिक्टेशिया और रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, टाइपस फीवर एंड टिक फीवर, ये क्या है? इसमें हम इन कंडीशंस में हम इसको जो है ना टेट्रासाइक्लिन को यूज कर सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन गिवन व्हेन द पेनिसिलिन कंट्राइंडिकेटेड, जब किसी पेशेंट को पेनिसिलिन का कंट्राइंडिकेटेड है, मींस के पेनिसिलिन नहीं दे सकते, तो उस कंडीशन में भी हम टेट्रासाइक्लिन का यूज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल एम्बियासिस, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, ठीक है। तो जो इंटेस्टाइन में एम्बियासिस होती है और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो जाते हैं, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, जो है ना इसका टेट्रासाइक्लिन का यूज करते हैं। तो हम इंटेस्टाइनल एम्बियासिस को आगे डिस्कस करेंगे वो क्या है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एपिगैस्ट्रिक डायस्ट्रेस, स्टोमेटिस एंड सोर थ्रोट, स्किन रैशेस, ये क्या है? ये साइड इफेक्ट हैं, एडवर्स इफेक्ट हैं किसके? टेट्रासाइक्लिन के। कंट्राइंडिकेशन, हाइपर सेंसिटिविटी, प्रेगनेंसी कैटेगरी डी, लैक्टेशन, लेस देन 9 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन कैन नॉट टेक टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। तो ये क्या है? 4 कंट्राइंडिकेशन से इन कंडीशन में जो है ना हम टेट्रासाइक्लिन नहीं दे सकते पेशेंट को। उसके बाद क्या है? मैक्रोलाइड्स, ठीक है। मैक्रोलाइड्स आर टाइप ऑफ द एंटीबायोटिक दैट कैन बी पार्टिकुलरली यूजफुल इन द ट्रीटिंग लंग एंड चेस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। तो अब इस मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक होते हैं, इसको हम कब यूज कर सकते हैं, किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं? जब हाँ लंग्स में लंग्स की ट्रीटमेंट करें या चेस्ट चेस्ट इन्फेक्शन हो, तो उस कंडीशन में जो है मैक्रोलाइड्स को हम यूज कर सकते हैं। They can also be useful alternative for people with penicillin allergy or to treat penicillin resistant strain of the bacteria। अब ये मोस्ट जो है यूजफुल होती है अल्टरनेटिव पीपल के लिए, जिन पेशेंट को जो है ना पेनिसिलिन से एलर्जी होती है, तो हम उसको उन पेशेंट को जो है ना मैक्रोलाइड्स से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोलाइड्स इंक्लूड्स एरिथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन, ठीक है। ये क्या है? ये एग्जाम्पल्स हैं किसके? मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक के। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो मैक्रोलाइड्स कैसे अपना काम करती हैं? तो बैक्टीरियोस्टेटिक है एंड बैक्टीसाइडल है, मींस के ये बैक्टीरिया को किल भी करती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट भी करती है, दोनों काम करती है। बाइंड टू सेल मेम्ब्रेन एंड कॉज डैमेज इन प्रोटीन फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या करती है? सेल बैक्टीरिया की सेल वॉल से बाइंडिंग करती है, कंबाइन हो जाती है, फिर उसकी जो है सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करके उसकी जो है प्रोटीन फंक्शन डिसफंक्शन कर देती है, ताकि वो ग्रोथ ना कर सके। इस जो मैक्रोलाइड्स होते हैं ये इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस एंटीबायोटिक्स होते हैं, ठीक है। अब इसका यूज क्या है? ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव माइक्रोब्स ट्रीट एक्नी वेगरस एंड स्किन इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं, भली जो इन्फेक्शन इन्फेक्टिव एजेंट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो स्किन इन्फेक्शन हो गए, एक्नी हो गई, इन कंडीशन में हम इसको जो है ना मैक्रोलाइड्स को यूज कर सकते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है? नोजिया हो गई, वोमिटिंग हो गई, डायरिया हो गई एंड एब्डोमिनल पेन। इन कंडीशन में हम ये अगर मैक्रोलाइड्स हम किसी भी पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं, तो ये एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, चांसेस होते हैं, रिस्क होती है। कंट्राइंडिकेशन किस कंडीशन में नहीं है? हाइपर सेंसिटिविटी टू मैक्रोलाइड्स, जिन जिन पेशेंट्स को मैक्रोलाइड्स की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, पेशेंट विथ प्री एग्जिस्टिंग लिवर डिजीज, मीन्स के जो पहले से ही लिवर डिजीज है, एलएफटी लिवर फंक्शन प्रॉपर नहीं है, तो उसको भी हम मैक्रोलाइड्स नहीं देंगे, ठीक है।
educating the patients and family, take the drug at the prescribed टाइम इंटरवल। अगर देखें ना डॉक्टर ने आपको जो है ना टाइम प्रिस्क्राइब किया है तो 2 टाइम्स 2D BD TD, ठीक है, तो मीन्स के मॉर्निंग एंड इवनिंग में जो है ना आपको एंटीबायोटिक लेनी है तो आप उसको फॉलो करें, ठीक है। दीज टाइम इंटरवल्स आर इम्पॉर्टेंट। ये जो डॉक्टर जो फिजिशियन टाइम पेशेंट को बताते हैं तो ये क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट होता है किसके लिए, पेशेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद do not increase or omit the dose unless advised to do so the प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक है। तो आप जो है उसको नहीं इंक्रीज कर सकते नहीं डिक्रीज कर सकते जब तक वो आपको जो है ना प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है ना प्रिस्क्राइब नहीं करता। अपनी मर्जी से आप उस डोज को नहीं बढ़ा सकते नहीं कम कर सकते, ठीक है। कंप्लीट द इंटीरियर कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट। अब जो है ना जिस भी इन्फेक्शन या जो भी डिजीज है तो उसका जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, प्रॉपर कोर्स करवाएं, ठीक है। फ्लोरोक्विनोलोन्स, ठीक है, ये क्या है, ये भी एंटीबायोटिक हैं। फ्लोरोक्विनोलोन्स आर द न्यूएस्ट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक। दे आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे दैट कैन बी यूज टू ट्रीट अ वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। तो हम ये भी क्या है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जिसको हम वाइड रेंज की इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं। तो अब डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद है तो मीन्स के हम जो है ना लार्ज जो वाइड रेंज इन्फेक्शन होते हैं तो उसमें इसको यूज करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, बैक्टीरिसाइडल है, मीन्स के जो है ना बैक्टीरिया को किल करती है बाय इंटरफेयरिंग विद द एंजाइम डीएनए जनरेट नीड बाय द बैक्टीरिया फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, ठीक है। जो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए फॉर्मेशन होती है, सिंथेसिस होती है, तो उसके लिए जो एंजाइम होता है तो वो डीएनए जनरेट होता है, तो उस डीएनए जनरेट एंजाइम को ये इनहिबिट कर देती है, उसकी सिंथेसिस को रोक देती है, ठीक है। और इनहिबिट द डीएनए रिप्लिकेशन, और डीएनए रिप्लिकेशन नहीं होती तो इस वजह से जो है ना बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी तो इन्फेक्शन डिक्रीज होगा ना कि इंक्रीज होगा, ठीक है। इसके यूज क्या क्या है, कब इसको यूज कर सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव माइक्रोब्स, मींस के दोनों कंडीशन में अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन्फेक्शन काज कर रहा है तभी इसको यूज कर सकते हैं, अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया काज कर रहा है तो फिर भी इसको यूज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ दी ससेप्टेबल माइक्रोऑर्गेनिम्स इन LRFT स्किन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इन कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, नोजिया, डायरिया, हेडेक, एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट एंड डेजीनेस में जो है ना इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सॉरी, ये क्या है, ये एडवर्स इफेक्ट हैं इसके इसके फ्लोरोक्विन लोइंस के, ठीक है। कंट्राइंडिकेशन हाइपर सेंसिटिविटी एंड प्रेगनेंसी कैटेगरी C में हम इसको नहीं दे सकते, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ फ्लोरोक्विनोलोइंस आर सिप्रोफ्लॉक्सन एंड नॉर्फोलॉक्सिन, ये क्या है, ये एग्जाम्पल्स हैं किसके, फ्लोरोक्विनोलोइंस के, ठीक है। साइड इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है, तो जैसे कि डिजायर्ड इफेक्ट हैं एंटीबायोटिक के तो ऐसे साइड इफेक्ट भी होते हैं एंटीबायोटिक के, ठीक है। तो हर एंटीबायोटिक अपना जो है ना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, भली वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है। मोस्ट एंटीबायोटिक्स विद द एक्सेप्शन ऑफ द अमाइनोग्लाइकोसाइड्स डज नॉट कॉज प्रॉब्लम्स फॉर पीपल हु टेक देम एंड सीरियस साइड इफेक्ट्स आर रियल, ठीक है। तो मोस्ट एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो जैसे कि एक्सेप्ट अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, वो प्रॉब्लम काज नहीं करती हो पीपल हु टेक देम, अगर कोई उसको इनटेक कर रहा है तो वो काज नहीं करती, सीरियस साइड इफेक्ट्स आर रियर, ठीक है, उसके साइड इफेक्ट भी रियर होते हैं, ठीक है। द मोस्ट कॉमन रिपोर्टेड साइड इफेक्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स बीइंग सिक, फीलिंग सिक, इंडाइजेशन, डायरिया, ठीक है, तो उसमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, डायरिया हो जाती है, किडनी फेलियर हो जाता है, लिवर इश्यू हो जाते हैं और बीपी इशू हो जाते हैं, तो ये क्या है साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं ड्रग्स के, ठीक है। तो डिफरेंट जैसे कि हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, ठीक है। कंसिडरेशन एंड इंटरेक्शन,
Some antibiotics are not suitable for people with certain medical condition or women who are pregnant or breastfeeding. तो कुछ जो एंटीबायोटिक्स ऐसी भी होती हैं तो जो मेडिकल कंडीशन के लिए वो जो है ना मीन्स के सुइटेबल नहीं होती, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन हो गई और ब्रेस्टिंग फीडिंग जो कि मदर बेबी को फीडिंग करवाती है, तो उस एज में उस टाइम पीरियड में भी जो है ना एंटीबायोटिक्स सुइटेबल नहीं होती। ठीक है, you should only ever take antibiotics that are prescribed to you, never borrow them from the friend or family member। ठीक है, तो अगर आप कोई भी एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो आप प्रिस्क्राइब जो है ना डॉक्टर या जो भी आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल है तो उससे जो है ना प्रिस्क्राइब करें, ना कि फैमिली और जो फ्रेंड्स हैं तो उसकी हेल्प से आप नहीं कर सकते। ठीक है, some antibiotics can also react unpredictably with other medications and oral contraceptive pill। ठीक है, तो कुछ मेडिकेशन जो होती हैं तो वो उनको कंबाइन करके देते हैं तो उनका जो है इफेक्ट बढ़ जाता है, और कुछ जो होते हैं एंटागोनिस्टिक अपना रिएक्शन शो करती हैं। ठीक है, और फिर उस वजह से एडवर्स इफेक्ट हो जाते हैं, साइड इफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इट इज देयर फॉर इम्पोर्टेंट टू रीड द इंफॉर्मेशन लीफलेट दैट कम योर मेडिकेशन केयरफुली। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है कि अगर आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम कोई भी सिरप वगैरह ओपन करते हैं तो उसके अंदर एक क्या होता है, एक पर्ची होती है, उस पर सारी जो है ना इंफॉर्मेशन लिखी होती है। तो ये जो है सिरप किस में सिरप से या ड्रग्स किस से कंबाइन करके हम इनटेक कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम आप उसको क्या करें, रीड करें केयरफुली। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है? बोथ द एनएचएस एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड आर ट्राइंग टू रिड्यूस द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स स्पेशली फॉर कंडीशंस दैट आर नॉट सीरियस। ठीक है, तो जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं, इनविडस हो गए, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, तो उसको जो होस्ट सेल होता है तो उस पे उसकी जो है ना ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, वो स्ट्रांग उसकी डेंसिटी हो जाती है। फिर जो भी एंटीबायोटिक उसको देते हैं तो वो एंटीबायोटिक अपना काम नहीं करती, तो उस प्रोसेस को, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, मींस के वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस एंटीबायोटिक को मींस के इफेक्ट लेस कर देते हैं। Strains of the bacteria can mutate, change, and over time become resistant to specific antibiotics। ठीक है, तो लार्ज मीन्स के बहुत टाइम की वजह से या उसके उसमें जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो फिर वो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट करते हैं। ठीक है, द चांस ऑफ द दिस इंक्रीज इफ द पर्सन डज नॉट फिनिश द कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स एज सम बैक्टीरिया बी लेफ्ट टू डेवलप द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें चांस कौन से क्या है कि अगर देखेंगे जैसे कि नॉर्मल किसी भी बंदे को मलेरिया हो गया तो वो क्या करता है, तो मलेरिया का प्रॉपर डोज होता है। ठीक है, तो उसने एक एंटीबायोटिक लगाई, तो फिर उस एक एंटीबायोटिक की वजह से तो उसका जो फीवर होगा या जो भी होगा तो वो फीवर उसका डिक्रीज हो जाएगा, तो फिर वो दूसरा डोज नहीं लगवाता। ठीक है, तो उस वजह से उसकी जो बॉडी में जो भी मलेरियल पैरासाइट होता है तो वो रहता है, तो उस वजह से वो क्या करता है, तो उसमें क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है, दोबारा वो मलेरियल जो एंटीबायोटिक है वो इफेक्ट नहीं करती उसको। ठीक है, तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। Also, antibiotic can destroy many of the harmless strains of the bacteria that live in the end and the body। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं हार्मलेस को, या स्ट्रेंस ऑफ द बैक्टीरिया जो भी होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है बॉडी में। दिस अलो रेजिस्टेंस बैक्टीरिया टू मल्टीप्लाई क्विकली एंड रिप्लेस देम। ठीक है, तो फिर क्या होता है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है ना बॉडी में वो बहुत ज्यादा हो जाती है, एंड वो क्विकली जो है ना क्विकली रिप्लेस कर देते हैं किसको, होस्ट होस्ट सेल को। और फिर जो वहां पे जो बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा होती है तो फिर इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन बहुत हो जाए। ठीक है, the our use of antibiotic in recent years has played a major part in antibiotic resistance। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि एंटीबायोटिक का जो है ना यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है, मीन्स कि नॉर्मल डोज के कंपेयर में ओवर डोज किया जाता है, तो उस हिसाब से भी उसकी वजह से भी जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है।
This includes using antibiotic to treat minor condition that would have got better anyway, ठीक है। तो माइनर या जो माइल्ड या सीवियर जो इन्फेक्शन होते हैं तो उसमें हम जो क्या करते हैं एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक हम क्रोनिक या जो सीवियर इन्फेक्शन हो तो उस कंडीशन में हम दे सकते हैं, नॉर्मल पेन में नहीं दे सकते, ठीक है, ताकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ना हो सके। अब हम डिस्कस करेंगे एंटी फंगल, ठीक है। तो एंटी फंगल क्या है? एंटी फंगल मेडिसिन्स आर यूज टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, माइक्रो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उसको हमने डीपली डिस्कस किया। तो अब क्या है कि एंटी फंगल मेडिसिन्स, जो वो मेडिसिन जो कि फंजाई के इन्फेक्शन को ट्रीट करें उसको क्या कहते हैं? एंटी फंगल मेडिसिन्स, ठीक है। सबसे पहले कि फंजाई क्या है? फंजाई आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट फीड बाय द ब्रेकिंग डाउन लाइंग टिश्यू, ठीक है। फंजाई क्या है? एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है जो कि पैरासाइट होता है, अपनी जो है न्यूट्रिशन कहाँ से अचीव करता है? ब्रेक डाउन ऑफ द टिश्यू, जो भी होस्ट के सेल्स होते हैं उसकी ब्रेक डाउन लाइसिस करवा के अब वो खुद जो है ना मीन्स के फूड फीडिंग करता है, ठीक है। इसको पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। फंजाई दैट काज इन्फेक्शन इन ह्यूमन आर नोन एज डर्माटोफाइट्स, ठीक है। जो फंजाई ह्यूमन की स्किन में काज इन्फेक्शन काज करता है तो उस फंजाई को क्या कहते हैं? डर्माटोफाइट्स, ठीक है। डर्मेटोफाइट्स क्या होते हैं? डर्मा मीन्स स्किन, फाइट्स मीन्स फंजाई, ठीक है। आर पार्टिकुलरली अट्रैक्ट टू अ टाइप ऑफ टिश्यू कॉल्ड केराटिन व्हिच इज to waterproof tissue found in many parts of the body such as in the nails, hairs, skin's outer surface. This explains why fungal infection often occur on the skin, nails and scabs, ठीक है। ये डर्माटोफाइट्स एक टाइप पे ऑफ फंजाई है जो कि हम ह्यूमन बॉडी में स्किन में जो है ना इन्फेक्शन काज करता है तो उसको क्या कहते हैं? डर्माटोफाइट्स। और नेल्स में काज करता इन्फेक्शन काज करता है, हेयर्स में या स्किन आउटर सरफेस जो स्किन की आउटर लेयर होती है तो उस वहां पे भी ये इन्फेक्शन काज कर सकता है, ठीक है। कॉमन फंगल इन्फेक्शन कौन से हैं? एंटीफंगल medicines may be used to treat the following common fungal infection, ठीक है। ringworm which cause ring like red rash on the skin of the body or scalp, ठीक है। तो जो रेशेस वगैरह हो जाती हैं बिकॉज ऑफ रिंगवर्म, सो ये क्या है? ये फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है। एथिलिस foot which affects the skin on the feet causing to become red flaky and itchy, मीन्स के जो पाँव में खारिश वगैरह हो जाती हैं, फ्लेकी रेडनेस हो जाती हैं, तो ये भी फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है। फंगल नेल इन्फेक्शन, ठीक है। विच काज द टॉन्सिल्स और फिंगर नेल्स टू बिकम थिकनेड एंड डिसकलर्ड एंड समटाइम्स ब्रिटल विथ पीस ऑफ द नेल ब्रेकिंग ऑफ, ठीक है। तो ये क्या है? फंगल नेल इन्फेक्शन है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो टॉन्सिल्स होते हैं या फिंगर नेल्स होती हैं तो वो क्या हो जाती हैं? थिक हो जाती हैं एंड डिसकलर्ड हो जाती हैं एंड ब्रिटल हो जाती हैं, ताकि वो पीसेस में डिवाइड हो जाएं और उसकी ब्रेकिंग होती है, ठीक है। तो ये क्या है? ये फंगल नील इन्फेक्शन है, ये भी फंजाई की वजह से होता है। विजाइनल थ्रश क्या है? विच काज इरिटेशन एंड स्वेलिंग ऑफ द विजाइना एंड उल्वा, ठीक है। उल्वा किसको कहते हैं? फीमेल एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स, ठीक है, जिसमें विजाइना आ गया। और ये क्या है? ये जो है ना ये फीमेल एक्सटर्नल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो वहां पे खारिश या कोई इरिटेशन या इचिंग स्वेलिंग भी होती है, तो ये भी क्या है? ये फंगल जो है ना इन्फेक्शन है, जिसको क्या कहते हैं? फंगल थ्रिश, ठीक है। इन इनवेसिव फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। इनवेसिव फंगल इन्फेक्शन आर लेस कॉमन, ठीक है। तो इनवेसिव किसको कहते हैं? जो कि ब्लड स्ट्रीम में, आईवी में जो ब्लड के साथ मिक्स होके फंजाई इन्फेक्शन करता है तो उसको क्या कहते हैं? इनवेसिव फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। तो इनवेसिव फंगल इन्फेक्शन आर लेस कॉमन मीन्स के ये डीप में होते हैं, आर्टरीज और वेंस में होते हैं, तो इस वजह से ये लेस कॉमन है। बट मोर सीरियस टाइप ऑफ दी फंगल इन्फेक्शन, अगर ये होते नहीं है, अगर हो गया तो फिर बहुत सीरियस होता है, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन। फिर इससे बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ब्लड में मिक्स कर देता है पॉइजन को।
they are infections that occur deep inside the body tissue or one of the organs such as the in the, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये इन्फेक्शन काज करती है फंजाई डीप टिश्यू में इनसाइड द बॉडी, जहाँ पे ब्लड सर्कुलेट करता है, जो मेन वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, तो वहाँ पे ये जो है इन्फेक्शन काज करता है, ठीक है। जैसे कि ब्रेन हो गया, फॉर एग्जांपल फंगल मेनाजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन लेयर्स, जो प्रोटेक्टिव थ्री लेयर्स होती हैं, ड्यूरामेक्टर, पावामेक्टर, एरिकनॉइड मेक्टर, जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, तो इसमें भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ फंजाई, वेयर अ फंगस कॉज इन इन्फेक्शन ऑफ द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन सराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। लंग्स फॉर एग्जांपल एस्प्रोगेलियोसिस विच इज द लंग इन्फेक्शन, ठीक है। एस्प्रोगेलियोसिस क्या होता है, एक लंग इन्फेक्शन होता है, जब फंजाई लंग्स में इन्फेक्शन काज करती है, तो उस इन्फेक्शन को क्या कहते हैं, स्पेरोगेलोसिस, ठीक है, काज्ड बाय द फंगल मोल्ड का, जो फंजाई का स्पेसिफिक जो टाइप ये स्पेरोगेलियोसिस इन्फेक्शन काज करता है, तो उसको क्या कहते हैं, स्पेरोगेलियस, ठीक है। स्पेरोगेलियस एक फंजाई का टाइप है जो कि लंग्स में इन्फेक्शन काज करता है, उस इन्फेक्शन को क्या कहते हैं, स्पेरोगेलियोसिस, ठीक है। People with a weak immune system, the body natural defense system are particularly vulnerable to invasive fungal infection. Those at risk include, ठीक है, वो पीपल्स जो कि वीकेंड होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है, वो खुद को डिफेंस नहीं कर पाते, तो वो पार्टिकुलरली वनरेबल होते हैं, इन्वेसिव फंगल इन्फेक्शन की रिस्क बहुत ज्यादा होती है ओल्ड एज में, या जो इम्यून सिस्टम जिनका वीक होता है, तो उनमें जो इन्वेसिव फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, उसमें क्या होती है, रिस्क ज्यादा होती है, ठीक है। पीपल विथ HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, एड्स, पीपल हैविंग हाई डोज कीमोथेरेपी टू ट्रीट कैंसर। कीमोथेरेपी क्या होता है, ट्रीटमेंट थ्रू केमिकल्स, जब हम केमिकल की हेल्प से ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर की, तो इस वजह से क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। पीपल हु आर टेकिंग इम्यूनोसप्रेजेंट, ठीक है, इम्यूनोसप्रेजेंट मेडिकेशंस टू सप्रेस द इम्यून सिस्टम। इम्यूनोसप्रेजेंट क्या होती हैं, मेडिकेशंस होती हैं जो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं, ठीक है। द बॉडी नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड इलनेस, ताकि बॉडी जो है ना अपना डिफेंस कर सके इन्फेक्शन एंड इलनेस के हिसाब से, ठीक है। ऑफन यूज्ड आफ्टर इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो इस वजह से भी जो है ना फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, मींस के मेन पर्पस क्या है, अगर इम्यून सिस्टम वीक होगा तो फंगल इन्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा होंगे। अब हाउ एंटी फंगल मेडिसिन वर्क, मींस के जो एंटी फंगल वर्क मेडिसिन होती हैं, वो कैसे अपना काम करती हैं। एंटी फंगल मेडिसिन वर्क बाय आइदर किलिंग द फंगल सेल्स, वो तो या तो जो फंगल सेल्स होते हैं तो उनको प्रॉपर किल कर देती हैं, फॉर एग्जांपल बाय इफेक्टिंग द सब्सटेंस इन द सेल वॉल, उसकी सेल वॉल को जो है डिफंक्शन करेंगे, ताकि वो जो है ना बैक्टीरिया फंजाई का सेल जो है, उसमें क्या होती है, काइटिन होती है, ठीक है। तो काइटिन एक क्या है, एक शुगर है, पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। तो उस वजह से जो है ना फंजाई का जो है ना सेल डेथ हो सकती है, ठीक है। प्रिवेंटिंग द फंगल सेल फ्रॉम द ग्रोइंग एंड रिप्रोड्यूसिंग, अगर फंजाई की सेल वाल डैमेज हो गई, फंजाई का सेल वीक होगा, उस वजह से क्या होगा कि फंजाई की सेल की जो है ना रिप्रोडक्शन नहीं होगी और सेल की फाइनली डेथ हो जाएगी। अगर सेल की डेथ हो गई तो फिर इन्फेक्शन डिक्रीज होगा और इन्फेक्शन प्रिवेंट हो जाएगा। टाइप ऑफ एंटी फंगल मेडिसिन, एंटी फंगल मेडिसिन के कौन से टाइप हैं। एंटी फंगल मेडिसिन आर यूज टू सेवरल वेज डिपेंडिंग ऑन योर स्पेसिफिक फंगल इन्फेक्शन। तो डिफरेंट टाइप होते हैं एंटी फंगल मेडिसिन के, तो हम इसको यूज करते हैं ऑन द पेशेंट्स हेल्थ हेल्थ स्टेटस, ठीक है। इन्फेक्शन को देख के हम उसको डिसाइड करते हैं कि भाई इस पेशेंट को कौन सी मेडिकेशन देनी है, कैसे देनी है, कौन से रूट से देनी है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है पेशेंट कंडीशन and infection of the patient. This the main type of the antifungal medicines include टॉपिकल एंटी फंगल अप्लाई टू स्किन हेयर नेल्स। टॉपिकल क्या होता है, जैसे कि लोशंस, ऑयल, क्रीम वगैरह होते हैं, तो वो स्किन के ऊपर या कान में या नोज में देते हैं, ठीक है। तो ये लोशन के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। ओरल एंटी फंगल्स सोलोड इन कैप्सूल, पिल और लिक्विड फॉर्म, ठीक है।
तो ओरली हम कोई सिरप या कैप्सूल या जो टेबलेट वगैरह होती हैं तो वो भी दे सकते हैं। एंटी फंगल इंट्रावेनस एंटी फंगल इन्फेक्टेड इंजेक्टेड इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। अगर कोई सीवियर कंडीशन होती है तो फिर हम आईवी इंजेक्शन के जरिए भी जो है ना एंटी फंगल जो एंटीबायोटिक्स हैं वो दे के बैक्टीरिया को जो है ना फंजाई सेल को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। बिफोर टेकिंग एंटी फंगल मेडिसिन, एंटी फंगल मेडिसिन को लेने से पहले देर आर वेरियस थिंग टू कंसीडर सच एज एनी एग्जिस्टिंग कंडीशन और एलर्जिक दैट may have affect your treatment of the fungal infection। मीन्स कि आप किसी भी पेशेंट को कोई भी एंटी फंगल मेडिसिन दे रहे हो तो सबसे पहले आप उसको असेस करें, उसकी देखें कि उसको कोई एलर्जिक जो है ना इफेक्ट तो नहीं है। ऐसे तो नहीं है कि आप उसको एंटी फंगल इन्फेक्शन दे तो फिर दोबारा एडवर्स इफेक्ट हो जाए, साइड इफेक्ट हो जाए उसका जो है ना, मीन्स के जो है ना इम्यून सिस्टम पे या जैसे कि वाइटल ऑर्गन्स हैं वो फेल्यूर हो जाएं। मीन्स कि आपको देखना है कि कोई एलर्जिक अगर कोई भी रिएक्शन होगा तो फिर उस कंडीशन में हम जो है ना एंटी फंगल मेडिसिन नहीं देंगे। ठीक है। इसके साइड इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं एंटी फंगल मेडिसिन के? एज विथ ऑल मेडिसिन एंटी फंगल मेडिसिन हैव साइड इफेक्ट्स। जैसे कि सब मेडिकेशन मेडिसिन के जो है साइड इफेक्ट होते हैं, तो इस ऐसे ही एंटी फंगल मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। दिस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मेडिकेशन यू आर टेकिंग। ठीक है। तो ये मेन डिपेंड करती है कि आप किस रूट से मेडिकेशन दे रहे हैं। ठीक है। In most cases, the side effects are mild, only last a short time, but there are rare cases of the more serious problem। ठीक है। तो इसमें कोई माइल्ड है या सीवियर है या एक्यूट है तो उस पर भी ये डिपेंड करती है। Common side effects include irritation of the skin, diarrhea, feeding sick, indigestion. In rare cases, liver damage can occur as a result of using antifungal medication। अगर आपने किसी भी पेशेंट को जो है ना ओवरडोज ऑफ द एंटी फंगल मेडिकेशन दे दिया तो फिर उसका क्या होगा,